गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय मृदा के बारे में, मृदा की परिभाषा के बारे में और मृदा के विभिन्न संस्तरों के बारे में हमने पढ़ा था और मृदा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे की जो हमारे टॉपिक्स है वो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो हमारा भारत का भूगोल है उसमें हम भारत का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में एक बार थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि हमारा भारत है वो किस प्रकार से, उसका जो स्थिति और विस्तार है वो किस प्रकार से है और लंबाई चौड़ाई जो है उसकी लंबाई चौड़ाई के अलावा उसके जो तटरेखा वगैरह है, क्षेत्रफल वगैरह है, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भारत का सामान्य परिचय। इसमें लेते हैं भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार जम्मू कश्मीर में पीओके, जम्मू कश्मीर में पीओके के इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के इंदिरा पॉइंट तक देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो हमारा जम्मू कश्मीर में पीओके में अवस्थित इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के इंदिरा पॉइंट तक। अगर हम देखें इसको ऐसे, ये जो है ये हमारा है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, और नीचे दक्षिण में ये जो हमारा है इसको हम कर देते हैं नॉर्थ साउथ। ठीक है, इंदिरा कोल और दूसरा है इंदिरा पॉइंट। ये हमारा है तमिलनाडु TN, ये हमारा है J&K में आपका POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में। ठीक है, फिलहाल ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान ने इसको अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। ठीक है, ये हमारा जो भारत है उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं, हमारे भारत की उसके अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। और अक्षांशीय विस्तार में भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं केवल अभी हम यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया भारत का। भारत का अक्षांशीय विस्तार
जम्मू कश्मीर में पीओके में अवस्थित इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के इंदिरा पॉइंट तक देखने को मिलता है। इसका अक्षांश जो विस्तार है वो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका विस्तार क्या हो गया, अक्षांश विस्तार वो हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये इसका हो गया अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार की दृष्टि से हमारे भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। किस रूप में देखने को मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। अगर हम संपूर्ण रूप से बात करें कि भारत की स्थिति किस रूप में हमको देखने को मिलती है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार हमारा हो गया ये। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो हमारी है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार के बारे में। ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम पढ़ेंगे हमारा देशांतरीय विस्तार। तो एक बार इसको अक्षांशीय विस्तार को मिटा देते हैं। आपने उतार भी लिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार, इसकी बात कर लेते हैं। देशांतरीय जो विस्तार है भारत का वो हमारे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबुथु नामक स्थान तक देखने को मिलता है। वर्तमान में अगर हम इसकी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये अवस्थित है। गुजरात वाला मैंने लिख देता हूं अभी। गौर माता ये आपका गुजरात में है। तो गुजरात के गौर माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबुथु नामक स्थान तक भारत का देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पे कर देते हैं, हम लिख देते हैं साथ में ही अरुणाचल का किबुथु। ये आपका कर देता हूँ एपी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये हो गया हमारा गुजरात का गौर माता। ये आपका हो गया गुजरात। ठीक है, पहले हमने पढ़ी थी 3214 किलोमीटर की लंबाई जो है वो हमारे
अक्षांश विस्तार की थी इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक। उसके पश्चात गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश किबुतु से लेकर गौर माता तक इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। इस प्रकार से ये जो लंबाई है, ये लंबाई हो गई और ये हमारी इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, या हम इसको विस्तार के रूप में भी जान सकते हैं। ये हमारा विस्तार हो गया। वापस आते हैं हम हमारे विस्तार की तरफ, देशांतरीय विस्तार की तरफ। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य देखने को मिलता है हमारे भारत का विस्तार। अब इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं कि देशांतरीय विस्तार की जब बात आती है तब भारत की स्थिति ग्लोब में कौन से गोलार्ध में देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है आपके पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अब एक बार मैं आपको ग्लोब बना के उसके अंदर अच्छी तरीके से इसकी भारत की स्थिति को दर्शा देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान उधर भी चला जाए। विस्तार की बात हमने कर ही ली। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारे भारत की स्थिति देखने को मिलती है। अक्षांश की जो स्थिति थी वो देखने को मिलती थी कितने? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में, उत्तरी अक्षांश के रूप में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्लोब में भारत की स्थिति किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए सब अब बोर्ड की तरफ देखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ये जो हमारी 0 डिग्री रेखा है इसको भी एक बार कर लेते हैं हम। नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा 0 डिग्री। ये हमारी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर या 90 डिग्री देशांतर। ठीक है, या इसको बोल देंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत की स्थिति ग्लोब में किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की। हमने बात की थी कि हमारा जो भारत का अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो हमारा भारत का हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय जो विस्तार है वो हमारा आता है, कितना आता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये जो है ये हमारे 23.5 डिग्री रेखा है जिसे हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। ये नीचे वही एज इट इज 23.5 डिग्री, लेकिन इसको हम जानेंगे मकर रेखा के रूप में। ठीक है, ये तो बात हो गई मकर रेखा की और कर्क रेखा की। ठीक है, अब जो हमारे भारत की स्थिति है, कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत के रूप में और दक्षिणी भारत के रूप में। यहां से लेकर 0 डिग्री में यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है
ग्लोब में, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे 0 डिग्री से जो नीचे तक का जो भाग है वो हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब 0 डिग्री से लेकर इधर का जो आधे वाला जो पार्ट है, 90 डिग्री वाला जो पार्ट है, उसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। और ये 0 डिग्री वाला इधर पश्चिम में 90 डिग्री से यहां तक का जो भाग है वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। चूंकि हमारे लिए ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो इस ग्लोब को बराबर भागों में बांट रही है। 90 डिग्री इसको बांटती है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, 0 डिग्री इसको बांटती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के रूप में देखने को मिलती है। तो हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा से 2 भागों में देखने को मिलता है। 2 भागों में देखने को मिलता है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं और आपको थोड़ा सा दिख जाएगा इसमें। हमारा जो भारत है, स्ट्रेबो ने कहा था कि हमारे भारत की स्थिति पतंग के समान है। किसके समान है? पतंग के समान है। चतुष्कोणीय आकृति हमारे भारत की देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में भी आ गया और इधर से पूर्वी गोलार्ध में भी आ गया। इसलिए हम भारत की स्थिति को बोलेंगे उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया हमारे भारत की स्थिति का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ऐसे ही अगर ये जो ग्लोब आएगा उसमें हम बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। उस उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे ही जो ये हमारा आएगा उसमें हम बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे ही दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये जो भारत की स्थिति है वो हमको अच्छी तरीके से पता चल गई कि ग्लोब में, कि पृथ्वी पर हमारे भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के रूप में हमको देखने को मिलती है। और जो ये विस्तार है, और ये जो विस्तार है ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इससे, और ये इधर वाला हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। तो इस प्रकार से हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की स्थिति हमको देखने को मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत की आकृति किस प्रकार की है। हमारे भारत की आकृति किस प्रकार की है और भारत को जो क्षेत्रफल है वो कितने किलोमीटर एरिया में है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारत का आकार। भारत का आकार। भारत, हमारे भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय रूप में, चतुष्कोणीय रूप में देखने को मिलता है। यूनान के प्रसिद्ध विद्वान, यूनान के प्रसिद्ध विद्वान स्ट्रेबो कविताएं वगैरह लिखते थे, इतिहास वगैरह की है। स्ट्रेबो इतिहास के बारे में भी जानते थे और भूगोल के बारे में भी जानते थे। ठीक है, तो स्ट्रेबो ने भारत की स्थिति जो है या भारत का जो आकार है उसके बारे में ये बात कही है कि भारत का आकार, भारत का आकार एक पतंग के समान है, एक पतंग के समान है।
किसके समान है? पतंग के समान है। तो इस प्रकार से हमारे भारत की जो आकार है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चतुष्कोणीय रूप में या स्ट्रैबो के अनुसार पतंग के रूप में। किसके रूप में? पतंग के रूप में। स्ट्रैबो ने कहा था, ये विद्वान है भूगोल के आपके, टोलमी, स्ट्रैबो वगैरह है। हिकेटियस आपके भूगोल के पिता हैं। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत के क्षेत्रफल की। ठीक है, 2014 में सीमा समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। उसमें कुछ जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी वर्तमान तक हमारी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में हम पढ़ते आ रहे हैं। ये ध्यान रखना, भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा समझौता हुआ था उसमें, और जो एग्रीमेंट हुआ था 2014 में, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उस समय थोड़ा बहुत अंतर हमारे क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमको वो डायरेक्ट अभी लिख देना है, ऐसा नहीं लिखना है। हमारी बुक्स वगैरह में जो चल रहा है, अभी पुस्तकों में जो चल रहा है, वही हमको आगे उसको कंटिन्यू करना है। तो जो क्षेत्रफल हमारे भारत का दिया गया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल देखने को मिलता है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, ये हमारे भारत का है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे राजस्थान का कितना है? 3,84,239 वर्ग किलोमीटर। कभी भी राजस्थान के क्षेत्रफल को भारत के क्षेत्रफल से आपको कंटिन्यू नहीं करना है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि वो भारत के क्षेत्रफल की जगह राजस्थान का क्षेत्रफल वहाँ पे लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, हालांकि राजस्थान पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आकर उसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के बराबर हम लिख देते हैं। कई बार उसको आप अच्छी तरीके से टैली करने के बाद और उसके बाद में लिखा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की जो धरातलीय जो लंबाई है, धरातलीय जो लंबाई है, धरातलीय लंबाई, धरातलीय लंबाई, केवल धरातल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो धरातलीय भाग है भारत का, जो हमारे भारत का धरातलीय भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, वो पूरा भाग जो है धरातलीय जो भाग है भारत का, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो जो धरातलीय भाग है वो हमारा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे भारत का कुल धरातलीय किलोमीटर या क्षेत्रफल है। ठीक है, धरातल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आएगा, और मात्र धरातलीय लंबाई की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर हमारे भारत की लंबाई है धरातल की। उसके पश्चात अगर हम बात करेंगे भारत की तट रेखा की, भारत की तट रेखा की बात करेंगे कि तट रेखा भारत की कितनी लंबी है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। हमारे भारत की जो तट रेखा है, हमारे भारत की जो तट रेखा है गुजरात से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? गुजरात से, और खत्म होती है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये हमारे हैं द्वीप समूह, द्वीप समूह, और ये भी हमारे हैं द्वीप समूह। ठीक है,
इधर आपका आता ही है। इधर आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले रहे हैं। अभी तटरेखा की लंबाई के बारे में देख रहे हैं। भारत की तटरेखा गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत की जो तटरेखा है वो कितनी लंबी है। यहाँ से लेकर ऐसे नीचे घूमते हुए यहाँ तक, ये जो तटरेखा है हमारे भारत की वो है 6100 किलोमीटर, मतलब कि 6100 किलोमीटर हमारे भारत की तटरेखा की लंबाई है। तटरेखा, मुख्य तटरेखा की बात करेंगे यहाँ पे, मुख्य तटरेखा, मुख्य धरातलीय तटरेखा की बात कर रहे हैं। मुख्य तटरेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखने की बात है, प्रश्न कई बार आ जाता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है और आपके न्यू टाइप वगैरह जो होती है यूनिवर्सिटी की उसमें भी आता है कि भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? एक तो शब्द जुड़ेगा मुख्य और एक शब्द जुड़ेगा भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है या संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो उसमें आपके ऐड हो जाएंगे ये द्वीप समूह जो है इनकी तटरेखाएं भी इसमें ऐड हो जाएगी और ऐड हो जाने के बाद में वो जो हमारी तटरेखा की लंबाई होगी वो होगी 7516.6 किलोमीटर। कुछ किताबों में इसको लगभग रूप में लिख देते हैं तो 7517 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज अगर एग्जिट बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर हमारी संपूर्ण तटरेखा की लंबाई है। लेकिन अगर लगभग शब्द जुड़ जाता है, कौन सा शब्द? लगभग, तो हमारे भारत की तटरेखा की लंबाई आती है 7517 किलोमीटर। ये हमारे भारत की तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई भारत की तटरेखा की कि हमारे भारत की तटरेखा की लंबाई इतनी है। अगर हम तटरेखा को और संपूर्ण धरातलीय दूरी को ऐड कर लेते हैं तो कितनी होती है? जोड़ लो एक बार, कितनी थी? 15200 और 15200 के बाद में यहाँ पे कितनी आई थी हमारी? 7516.6, 7516। इसको हम ऐड कर देते हैं, 6 1 5 और 2 7, 7 और 5 12 की 2, इसे लगी 1 22,716 और लगभग अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 22,717 किलोमीटर। ये हमारी हो जाएगी संपूर्ण धरातलीय और तटरेखा की लंबाई। संपूर्ण धरातलीय एवं तटरेखा की लंबाई। कई बार हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं आपसे कि हमारे धरातलीय एवं तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 22,000, लगभग 22,717 किलोमीटर ये हमारी हो जाती है 22,717। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी भारत की तटरेखा की और भारत की धरातलीय जो दूरी है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जानेंगे कि हमारे भारत को भारत को 2 भागों में बांटने वाली कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसके बारे में एक बार हम एक सीधी रेखा बना लेते हैं जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा बना लेते हैं एक बार।
ठीक है, ये कर्क रेखा बना लेते हैं। तो देखिए कर्क रेखा की बात कर रहे हैं हम। कर्क रेखा कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य, गुजरने वाले कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 राज्य। हमारे भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हैं हम नाम लिखते जाएंगे यहाँ पे, उससे आपको पता भी लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, कौन सा लिखें? गुजरात। सबसे पहले आता है गुजरात। भारत की कर्क रेखा की जो शुरुआत होती है वो होती है गुजरात से। ठीक है, गुजरात के बाद में आता है हमारा राजस्थान। बांसवाड़ा वगैरह, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। उसके पश्चात हम लिख देते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड। कितने हो गए? 5 हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद में मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और मणिपुर। ये हो गए हमारे 8 राज्य। ठीक है, कितने हो गए? 8 राज्य जहां से हमारे भारत के कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं, पर इसमें त्रिपुरा है, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। ये हमारे हो गए 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर हमारे भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साढ़े 23 डिग्री रेखा के रूप में देखने को मिलती है। कौन सी रेखा के रूप में? 23.5 डिग्री रेखा के रूप में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारे ये भारत की तट रेखा की लंबाई हमको कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरते हुए दिखाई देती है। यह हो गई हमारी कर्क रेखा के बारे में जानकारी। ठीक है, अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे भारत का मानक समय। भारत का मानक समय, मीन टाइम ऑफ इंडिया। भारत का मानक समय, भारत की अंतर्राष्ट्रीय, भारत की समय रेखा लिख लो इसको। भारत की समय रेखा या मेन टाइम जो है हमारे भारत का, वो इलाहाबाद के समीप अवस्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है,
भारत की समय रेखा या मीन टाइम जो है वो आपके इलाहाबाद के समीप अवस्थित नैनी नामक स्थान पर या नामक स्थान से गुजरता है। ठीक है, जो रेखा है वो हमारी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारी मीन टाइम रेखा है, मीन टाइम रेखा है। ठीक है, ये मीन टाइम जो रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से हमारा भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे इसीलिए आगे है, 5.5 घंटे इसीलिए आगे। ठीक है, थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं इसमें कि जो भारत का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है इसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसी मीन रेखा के कारण 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। कितने घंटे का अंतर देखने को मिलता है? 2 घंटे का अंतर हमको देखने को मिलता है हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ जब हम समय को की गणना करते हैं तब। ऐसे ही हमारे हमारे गुजरात की जब हम बात करते हैं या राजस्थान की बात कर लेते हैं, एक बार गुजरात का छोड़ो, हमारे राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की बात करें हम यहाँ पे राज्य, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ये जो है पूर्व से पश्चिम जो समय है उसकी जब गणना करते हैं तो उसमें भी हमें 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा या 30 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी समय रेखा कार्य करती है, जिससे हम हमारे भारत का समय की गणना करते हैं और इसी को हमने हमारा मीन टाइम अपनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे का जो अध्ययन है वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।